हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होंगे। ठीक है कि महोदय ये हमारे बुक का सबसे पहला चैप्टर है और हर बच्चे का प्यारे बच्चों एक ना मन में वो ख्वाहिश होती है कि जो पहला चैप्टर है ना मैं उसको बहुत अच्छे से कवर करूं और पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हमारे बनने चाहिए। ये हर बच्चे का मन में होता है। और प्यारे बच्चों हम लोगों ने पहले मतलब क्या कह सकते हैं ना कि पहले हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम लोगों ने मतलब कि वो काव्य खंड स्टार्ट कर दिया था। और बच्चों जबकि मुझे सबसे पहले गद्य खंड स्टार्ट करना था। ठीक है तो आ जाइए जल्दी से लाइव आप सभी लोग और हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। हाँ गद्य खंड को शुरू करते हैं। और जब भी मैं कुछ नया स्टार्ट करता हूँ गणेश जी से पहले श्री गणेशाय नमः। और आज हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों और मैं बहुत जल्दी इसे खत्म कर दूंगा। बहुत ही जल्दी हमारा गद्य खंड भी समाप्त हो जाएगा, इस बात का आप भरोसा रखिए। ठीक है आप सभी दोस्त जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं इस क्लास को तो पूरा देखिएगा ही। और जो लोग प्यारे बच्चों लाइव नहीं देख पाइएगा आप लोग रिकॉर्डेड देखिएगा। ठीक है ना। तो कहते हैं बिहार बोर्ड 10th का अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, आप वर्ष 2024 में या वर्ष 2025 में बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं मेरे बच्चे, तो ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है। हिंदी का गोधौली का सबसे पहला चैप्टर है ना। कुछ ठीक है सबसे पहला चैप्टर बच्चों जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा बच्चों। ठीक है ये वन शॉट है। सबसे अधिकांश अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं बच्चों तो इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है और मैंने आज से 2 साल पहले ये है ना ये चैप्टर मैंने पढ़ाया था रिकॉर्डेड में बच्चों। लाइव में ये चैप्टर मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं तो आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा। ठीक है और इसका नोट्स आपको कहां मिलेगा। इसका नोट्स मेरे बच्चे आपको अपनी एप्लीकेशन पर है ना दिशा ऑनलाइन क्लासेस, पहले फोन में देख लीजिए कैसा दिख रहा है। दिशा ऑनलाइन क्लासेस जो अपना ऐप है बच्चों इसी ऐप पर मिलेगा। कोर्स का नाम है ड्रीम 450 प्लस कोर्स। और बच्चों इसकी फीस कितनी है बताओ। फीस है मात्र 499 रुपए में आपको सब कुछ मिलेगा। हमारे सारे नोट्स मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो जो बच्चे पेड क्लास में जुड़ चुके हैं आपको आराम से ये चीज मिलेगा। ठीक है पहले 2-4 मिथ हैं मैं उसको खत्म करना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल बच्चों का पहला सवाल कि महोदय मैथ का क्लास नहीं हो रहा है। तो बच्चों मैथ के क्लास में जो ट्रियंगल चैप्टर है, ट्रियंगल चैप्टर जो है उसमें 2 दिनों की क्लास बची है, 2 डेज की क्लास बची है। तो बच्चों इसकी क्लास कल होगी। ठीक है सबसे पहली बात है इसकी क्लास कल होगी। दूसरा बच्चों का सवाल है कि महोदय एसएसटी की क्लास आप लेने वाले थे, एसएसटी की क्लास उसका क्या हुआ। तो एसएसटी की क्लास बच्चों जल्द ही होगी, जल्द ही होगी बच्चों। ठीक है ना। देखो अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो मैं जो भी करूंगा वो आपकी भलाई के लिए करूंगा। तो कभी ये मत समझना कि मैं आपका भलाई बच्चों नहीं सोचता हूं, हमेशा सोचता हूं। ठीक है हिंदी जो हमारा बुक है सबसे पहले इस क्लास को शेयर कीजिए मेरे बच्चे। मिनिमम कम से कम 3000 बच्चे जुड़ने चाहिए आज की क्लास में। पहला चैप्टर है, कुछ भी हो जाए शेयर करना है आप सभी को बहुत ज्यादा जल्दी से। ठीक है तो सब लोग मेरे बच्चों इस क्लास को सबसे पहले शेयर कर दीजिए क्योंकि ये पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर मेरे बच्चों शेयर होना चाहिए। तो जितने भी बच्चे हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहां पर भी जुड़े हैं आप सभी लोग अपने अपने स्टेटस में लगाइए। एवरीवन मेरे बच्चे इसको अपने अपने स्टेटस में लगाइए क्योंकि ये हमारा पहला चैप्टर है। मजा आने वाला है, खूब मजा आने वाला है। तो आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए। और जितने भी बच्चे, लगभग मैं देख पा रहा हूं कि 1600 बच्चे भी जुड़े हैं, सब लोग क्लास को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है जितने बच्चे जुड़े हैं क्लास को लाइक कीजिए बहुत तेजी में। क्लास को लाइक करेंगे सब लोग शेयर। चलिए आपको 30 सेकंड का टाइम मिलता है, आप लोग जितना जल्दी शेयर कर सकते हैं सब स्पीड में कीजिए। हाँ अच्छा ना। हाँ सर हाँ ठीक है आवाज सही से नारा बच्चा कह रहा है, कोई ऐसा है क्या। सही है ना साउंड, प्रॉपर साउंड आ रहा है मेरे बच्चे। यस सर यस सर यस सर आइए। तो बच्चे जी कहते हैं आज का मोटिवेशन है, आज का मोटिवेशन है कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन बच्चों काफिला होता है, एक दिन काफिला होता है। तो अगर आप खुद के ऊपर भरोसा करते हैं, अपने ऊपर बिलीव करते हैं तो एक दिन आपके पीछे बच्चों पूरा काफिला चलने वाला है। तो क्या आप खुद पर बिलीव करते हैं। यस और नो। यस महोदय, यस महोदय, यस। ठीक है तो बच्चों सबको ही बिलीव करते हैं। क्लास को शेयर कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे एक शेयर करने से क्या होगा,
आपके एक शेयर से कोई बच्चा दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में जान जाएगा और अपने बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा नंबर ला करके, है ना, नंबर ला सकता है। सब लोग बहुत तेजी में शेयर करेंगे। बच्चे कहते हैं कि हमारे बुक में पहले बच्चों दो खंड हैं। सबसे पहले खंड का नाम बताओ महोदय। सबसे पहले खंड का नाम है गद खंड। क्या नाम है? गद खंड। और दूसरे खंड का नाम है बच्चों काव्य खंड। अच्छा, गद खंड बोले तो इसमें कहानी वगैरह होते हैं। कुल कितने चैप्टर हैं महोदय? 12 चैप्टर हैं और यहां पर भी 12 चैप्टर हैं। क्या ये हमें पढ़ना है? नहीं महोदय, फिनिश है ये, हमारा फिनिश्ड हो चुका है, ये पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, हमारा कविता खत्म हो चुका है। और बच्चों जल्दी बताओ कि गद खंड में हमारा कौन सा चैप्टर है? ये पहला चैप्टर है, यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट चैप्टर है 1/12। ये पहला चैप्टर है और आज ही बच्चों 8:30 में हमारा होने वाला है इसका दूसरा चैप्टर। तो बच्चों क्या आपको बिलीव है कि हमारा गद खंड भी बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है? बहुत ही जल्दी बताओ, बिलीव है? यस और नो? यस सर। ठीक है, सबको बिलीव है मेरे बच्चों। देखो दर्दनाक चीज है ना, बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में आप, और हिंदी को हम, है ना, और हिंदी विषय को मैं क्या बोलता हूं? हिंदी सब्जेक्ट को मैं कौन सा सब्जेक्ट कहता हूं? तो हिंदी सब्जेक्ट को मेरे बच्चे मैं स्कोरिंग कहता हूं। क्या बोलता हूं? स्कोरिंग। क्योंकि हिंदी में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं, थोड़ा सा अगर हिंदी और संस्कृत में आप ध्यान दे देते हैं बच्चों, तो आपका जो नंबर है मिनिमम, आपका बताओ लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य बच्चों हिंदी में आपने क्या पेश किया है? थोड़ा सा अगर आप पढ़ने में थोड़ा सा हैं अच्छे तो 90+। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है और आप पढ़ने में अच्छे हैं तब आपका मेरे बच्चों हिंदी में 95+। लाने वाले तो हिंदी में 100/100 भी लेकर आते हैं, 100/100 भी लेकर के आते हैं हिंदी विषय में। तो बच्चों चलिए हम बात करते हैं कि हम लोग इस पाठ को कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेखक परिचय। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों? सबसे पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे और लेखक परिचय पढ़ने के बाद मेरे बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पाठ के अर्थ को समझेंगे। और उसके बाद में तीसरे नंबर में हम करेंगे सब्जेक्टिव और प्लस में ऑब्जेक्टिव। बच्चों इस चैप्टर से 5 अंक के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अभी तक नहीं पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करेंगे। बच्चों आपको पता है इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन। और बच्चों और लिखा है जाति प्रथा। बच्चों एक बात ये बताओ कि आप इस चैप्टर को अगर पहले पढ़ चुके हैं मेरे बच्चे और मुझसे पढ़े हैं तो 1 दबाएं। पहले पढ़ चुके हैं लेकिन मुझसे नहीं, किसी दूसरे सर से, किसी दूसरे गुरुजी से पढ़े हैं तो 2 दबाएं। अगर आप न्यू छात्र हैं, अगर आप पहले नहीं पढ़े हैं कभी नहीं पढ़े हैं मेरे बच्चे तो 3 दबाएं। जल्दी बताओ, अगर आप पहले पढ़े हैं और मुझसे पढ़े हैं तो 1 दबाएं। अगर आप मेरे बच्चे पहले पढ़े हैं और मुझसे नहीं पढ़े हैं, किसी दूसरे सर से पढ़े हैं ऑफलाइन में ऑनलाइन में तो 2 दबाएं। अगर मेरे बच्चे फर्स्ट टाइम है, अगर आपका फर्स्ट टाइम है ये चैप्टर तो 3 दबाएं। और जितने बच्चों का फर्स्ट टाइम होगा प्यारे बच्चों बहुत हैप्पी होना, बहुत खुश होना, ठीक है। शेयर 2000 बच्चे हैं और लोगों को जोड़ो बहुत तेजी में। यस महोदय, बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं और नहीं पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन मुझसे ही पढ़े हैं। बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़े हैं, किसी दूसरे सर से पढ़े हैं, और बहुत सारे बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ना, मतलब कि पढ़े ही नहीं हो ना। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं, इस चैप्टर में क्या बताया गया है, तो बच्चों आप देखिए इस चैप्टर में यह बताया गया है कि हमारा जो जाति के आधार पर कामों को बांटने की जो प्रणाली है, खास करके किस धर्म की बात हो रही है बताओ? खास करके किस धर्म में? तो बच्चों कहते हैं कि खास करके हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म में जो मेरे बच्चे जाति के आधार पर काम को बांटने का जो प्रणाली है। जैसे बच्चों अगर कोई ठाकुर जाति का है, तो वो बच्चों नाई बनता है। क्या बनता है? नाई बनता है। अगर कोई मेरे बच्चे ना ठाकुर जाति का है तो वो क्या बनता है? नाई बनता है। अगर कोई शर्मा जाति का है, शर्मा, तो वो क्या करता है? लकड़ी वाला काम करता है।
लकड़ी वाला क्या करता है, काम करता है। अगर कोई ब्राह्मण जाति का है मेरे बच्चे, अगर कोई ब्राह्मण जाति का है तो वो क्या करता है, पूजा पाठ करता है, पूजा पाठ करता है। अगर कोई बच्चों साव जाति का लोग है, साव जाति का है, वो बच्चों दुकान खोलता है, क्या करता है, दुकान। अगर कोई मरवाड़ी है बच्चों, अगर कोई मरवाड़ी है तो मरवाड़ी अगर कोई है तो वो बच्चों कपड़े का दुकान खोलता है, कपड़े का दुकान खोलता है ना। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो हमारे यहां पर खास करके हिंदू धर्म की हम बात करते हैं कि बच्चों जाति के आधार पर क्या है, काम को बांटा गया है, जाति के आधार पर काम को बांटा गया है और इस चीज को गलत बताते हैं। कौन, बताओ, इस चीज को गलत बताते हैं। यह चीज गलत है, यह चीज क्या है, गलत है। और यह गलत कौन बताते हैं, इस चीज को गलत बताने वाले हैं भीमराव अंबेडकर। कौन है, तो मेरे बच्चे भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं इस चीज को गलत बताते हैं और वो कहते हैं ये जो है बहुत गलत बात है। और जाति के आधार पर काम को बांटने से क्या हो रहा है कि सिर्फ हमारा काम ही नहीं बंट रहा है बल्कि लोगों में भी पार्टिसिपेट हो रहा है, पार्टिसिपेट हो रहा है। मैं आपसे पूछूं बच्चों आपसे कि आप ब्राह्मण, आपके सामने मेरे बच्चे एक है ब्राह्मण, एक है ना, एक है बच्चों पूजा करने वाला, एक है पूजा करने वाला, पूजा करने वाला, और एक दूसरा है लकड़ी का सामान बनाने वाला, लकड़ी का सामान बनाने वाला। बताओ दोनों में से ज्यादा वैल्यू अभी जो हिंदू समाज है ये दोनों में से ज्यादा वैल्यू किसको देता है, ज्यादा इज्जत किसकी करता है, बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखना, ज्यादा इज्जत किसकी करता है महोदय। अभी जो हमारा हिंदू समाज है, हमारा जो भारत में है, अभी ज्यादा इज्जत मिलता है पूजा करने वाले को, ज्यादा इज्जत मिलता है पूजा करने वाले को, लकड़ी के सामान बनाने वाले को नहीं, नाला साफ करने वाले को नहीं, बाल काटने वाले को नहीं, दर्जी को नहीं, पढ़ाने वाले को नहीं, है ना, पंडित को ज्यादा मिलता है। तो कहने का आधार यह है बच्चों, इस चैप्टर में पूरी तरह से बताया गया है कि जो जाति प्रथा है, जो जाति वाला हमारे देश में ये चल गया है कि लोग अलग अलग जाति में बंट गए हैं, इसके आधार पर काम भी बंट गया है। और काम बंटने से आदमी में कौन सा भाव आया है, बताओ कौन सा भाव, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि व्यक्ति में कौन सा भाव आ गया है। व्यक्ति में ऊंच नीच का भाव आ गया है। कौन सा भाव मेरे बच्चे महोदय, व्यक्ति में ऊंच नीच का भाव आ गया है काम के आधार पर। तो इसी चीज को बताने वाले हैं अंबेडकर साहब। कौन बताने वाले हैं, तो पहले बच्चों इसी चीज के बारे में जो हमारे लेखक हैं वो हैं अंबेडकर साहब। और अंबेडकर साहब के बारे में आप क्या क्या जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जैसे पहले बच्चों अंबेडकर साहब जो हैं यही हमारे संविधान के निर्माता हैं, तो संविधान के यही निर्माता हैं ये मुझे पता है। और आपको क्या पता है बच्चों, अंबेडकर साहब को हम लोग संविधान के जनक कहते हैं, संविधान के जनक कहते हैं। हम इन्हें बाबा साहब के नाम से, बाबा साहेब के नाम से जानते हैं। अंबेडकर साहब का जन्म मेरे बच्चों अगर हम देखें, जन्म की बात करते हैं तो जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में या मिहू में, कहां पर, एमपी के मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था। मेरे बच्चों कहते हैं कि ये पढ़ने के लिए, इसको जो बड़ौदा है ना, बड़ौदा है ना, जहां इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के जो नरेश थे, बड़ौदा के जो राजा थे, उसने इन्हें पढ़ने के लिए 25 रुपए महीने दिए थे। उस पैसे से ये पढ़ने के लिए कहां गए थे, तो पढ़ने के लिए सबसे पहले मेरे बच्चों देखें तो पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए थे, पढ़ने के लिए ना, उनके पैसे से, बड़ौदा, किसके पैसे से, तो बड़ौदा नरेश जो थे उनके द्वारा दिए गए छात्रवृत्ति के कारण से ये पढ़ने के लिए कहां चले गए थे, पढ़ने के लिए मेरे बच्चों अमेरिका चले गए थे, अमेरिका। और बाद में आकर के फिर से, बाद में आकर के यहां पर टीचर बन गए थे भारत में, और फिर एक बार पढ़ने गए थे। तो अमेरिका के बाद फिर पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। कहां गए थे, इंग्लैंड गए थे। बच्चों पूछा जाए किस परिवार से थे, किस परिवार से थे, तो परिवार की बात करते हैं तो बच्चों बहुत छोटे परिवार से, दलित परिवार से थे। इन्हें प्यारे बच्चों स्कूल में आम बच्चों के साथ बैठाया नहीं जाता था, यह बात आपको पता होगा। स्कूल में इन्हें टिबेल छूने के लिए नहीं मिलता था, इन्हें अपने से ग्लास में प्यारे बच्चों पानी लेकर के पीने नहीं मिलता था। स्कूल का चपरासी जो होता था ना, स्कूल का चपरासी, समझ रहे हो ना, चपरासी इन्हें ऊपर से ढालकर पानी देता था पीने के लिए, ठीक है। और जिस दिन चपरासी नहीं आए उस दिन इन्हें पानी तक नहीं मिलता था।
तो प्यारे बच्चों ऐसे व्यक्ति जिनके साथ में इतना भेदभाव किया गया, ऐसे व्यक्ति जिनके साथ में इतना भेदभाव किया गया, ये व्यक्ति पढ़ने में बहुत विद्वान थे, व्यक्ति पढ़ने में बहुत विद्वान थे। और आगे चलकर प्यारे बच्चों इन्होंने क्या किया, भारत का संविधान लिखा। बच्चों आगे चलकर क्या लिखा बताओ, भारत का संविधान। तो बच्चों यहां से ये सीखने के लिए मिलता है, कभी किसी को कम मत समझिए। क्या बोला मैंने, कभी किसी को कम मत समझिए। तो बच्चों कहते हैं आगे चलकर इस व्यक्ति ने क्या लिखा, भारत का संविधान लिखा। और प्यारे बच्चों कहते हैं कि इन्हें जो है सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा मिला है, हाथ ना लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। कहते हैं इन्हें भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न मिल चुका है, भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है, भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा अंबेडकर साहब को। ठीक है, अब चलिए हम लोग मेन मुद्दे पर बात करते हैं। चले, यस, अपने दोस्तों में सब लोग खूब शेयर कीजिए क्लास को, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए क्लास को। तो बच्चों अब ये बताओ, आपके जीवन में ज्यादा दुख है या अंबेडकर साहब के जीवन में ज्यादा दुख है ना। खैर बच्चों इनके पिताजी उस समय आर्मी थे, याद रखिएगा। इनके जो पिताजी थे ना, इनके पिताजी जो थे बच्चों, जिनके बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं है, पिताजी बच्चों आर्मी थे, याद रखिएगा आर्मी थे। इनका बच्चों जन्म की हम बात करें तो जन्म बच्चों बड़ौदा यानी कह सकते हैं एमपी में, जन्म बच्चों इसको एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में। लेकिन इनके पिताजी की ड्यूटी कहाँ थी बच्चों, अगर पूछा जाए, एग्जाम में नहीं आता ऐसे बताते, इनके पिताजी की ड्यूटी मुंबई में थी। तो इनकी पढ़ाई बच्चों मुंबई से हुई थी। और आपसे पूछा जाए कि इनकी माँ का देहांत बच्चों बहुत जल्दी हो गया था, तो इनके पिताजी ने कितनी शादी की थी, तो पिताजी ने बच्चों 2 शादी की थी। शादी की बात करें तो अंबेडकर साहब की भी 2 शादी हुई थी। पहली शादी बच्चों अंबेडकर साहब की कितने वर्षों में हुई थी, तो 15 वर्ष की उम्र में अंबेडकर साहब की पहली शादी हो गई थी बच्चों, याद रखिएगा। लेकिन इनकी भी पत्नी का देहांत वगैरह हो गया था। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों अब एक एक चीज को आप मुझसे वादा करो कि महोदय जो भी चीज इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा मैं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनूंगा, वादा करो, है ना, वादा करो। क्या वादा करते हो, यस महोदय, पूरे अटेंशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ सुनूंगा, वादा करो, ध्यान के साथ सुनूंगा। और बच्चों पता है मैं बिना चैप्टर पढ़े आपको ऊपर भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो क्या आप चांस लेना चाहते हो? नहीं महोदय, हमें चांस नहीं लेना है, चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। तो बच्चों कैसे पढ़ना है बताओ, फर्स्ट टाइम चैप्टर कैसे पढ़ना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताओ। तो फर्स्ट टाइम मेरे बच्चे चैप्टर पढ़ो डिटेल में, है ना, डिटेल में चैप्टर पढ़ो, पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ो, है ना, लाइन बाय लाइन पढ़ो, ताकि मेरे बच्चे का एक भी नंबर ना छूट पाए। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने सबसे पहला, ये रहा आपके सामने। सभी लोग नमस्कार कीजिए, जय भीम लिखेंगे सभी लोग। महान व्यक्ति हैं, जय भीम, ठीक है ना, महान व्यक्ति हैं बच्चों भीमराव अंबेडकर। कहते हैं बाबा साहब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू, कहां पर बच्चों, महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा, बच्चों मानव के लिए समझिए इन्होंने मुक्ति दिलाई है। जो दलित समाज के लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो स्त्रियां थी, उन्हें समझो इन्होंने मुक्ति दिलाया है। तो बच्चों इन्हें कहते हैं क्या, मानव मुक्ति के पुरोधा। बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित, अपने समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश मैंने बताया, नरेश मतलब होता है राजा। बड़ौदा के जो राजा थे उनके प्रोत्साहन पर, यानी उन्होंने इसे स्कॉलरशिप दिया 25 रुपए महीना पर, उच्चतर शिक्षा पाने के लिए यूरोप यानी अमेरिका और फिर वहां से लंदन चले गए। तो प्यारे बच्चों यहां से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं क्या आप बता सकते हो? यस महोदय। पहला सवाल, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? उत्तर, भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? उत्तर, निबंध है बच्चों। अगला, श्रम विभाजन और जो है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। जन्म कहां हुआ था? मिहू, मध्य प्रदेश। कहते हैं कि मानव मुक्ति के पुरोधा कौन है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर किस परिवार से थे? दलित परिवार से। कहते हैं दलित परिवार से। किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अंबेडकर
अमेरिका पढ़ने गए? कमेंट बॉक्स में लिखिए, किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अंबेडकर अमेरिका पढ़ने गए? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो बच्चों आंसर है बड़ौदा नरेश, बड़ौदा नरेश। ठीक है, तो यहां से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं भूलना है। आगे बढ़ जाएं। यस सर, यस सर, यस सर। बढ़ जाए आगे। हाँ, दोस्तों में शेयर जरूर करना, सभी लोग दोस्तों में शेयर करेंगे मेरे बच्चों। मैंने बोला था 3000, तो सब लोग क्लास को शेयर करेंगे। 3K बच्चे लाइव में जुड़ने चाहिए, 3K। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट अगला हमारा पेज है, कहते हैं उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा था। वे बच्चों संस्कृत के धार्मिक जो हैं और पौराणिक जो हैं और पूरा वैदिक वांग्मय उसको अनुवाद करके हिंदी में उन्होंने पढ़ा था। कहते हैं और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री। भाई साहब, एक इंसान इतिहासकार भी हैं, मीमांसक भी हैं, विधिवेता भी हैं, यानी बच्चों विधिवेता आप कह सकते हैं, वो मतलब वकील भी हैं, और अर्थशास्त्री भी हैं, और बच्चों समाज शास्त्री भी हैं, शिक्षाविद हैं तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। बताओ, एक व्यक्ति अपने जीवन में इतना कुछ बन गए, इतिहासकार बन गए, मीमांसक बन गए, विधिवेता बन गए, अर्थशास्त्री बन गए, समाजशास्त्री बन गए, शिक्षाविद बन गए, धर्म दर्शन बन गए। बताओ कोई होगा ऐसा? कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा इस दुनिया में जिसके पास इतना नॉलेज हो? बोलो यस और नो। ताली होना चाहिए बच्चों, एक बार बहुत बड़ा ताली होना चाहिए, एक बार ताली होना चाहिए कि एक व्यक्ति के पास इतना ज्यादा ज्ञान, कानून जानते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, सब कुछ। कहते हैं स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की है और अपने देश में उन्होंने कुछ समय वकालत भी की है। एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन से लेखक कुछ दिनों तक अपने देश में वकालत भी की है? तो आंसर कीजिएगा भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार लिख दो यस महोदय, यस यस यस। अगले पेज में चलते हैं। अगले पेज में लिखा गया है कि समाज और राजनीतिक, कहते हैं बच्चों समाज और राजनीति के बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने किसे बच्चों? अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। कहते हैं बच्चों पहले के समय में अछूत होते थे, शायद अभी भी है, कि छोटी जाति के लोगों को बड़ी जाति के लोगों के पास सटने नहीं दिया जाता था। अगर छू लिया तो डोंट टच मी, अछूत होते थे पहले छोटी जाति लोगों को। तो कहते हैं किसे अधिकार दिलाया? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए किस व्यक्ति ने संघर्ष किया? किस व्यक्ति ने संघर्ष किया? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कहते हैं उनके चिंतन, कहते हैं जिनके बारे में वो उनके चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे थे। कहते हैं उनके जीवन में 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे जिनसे उन्होंने सीखा है। अब वो 3 व्यक्ति कौन कौन है? पहला बच्चों बोलो बुद्ध, दूसरा कबीर और तीसरा ज्योतिबा फूले। तो वो 3 व्यक्ति से बहुत प्रभावित थे। वो कितने व्यक्ति से प्रभावित थे बच्चों? 3। बोलो कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। कहते हैं बच्चों भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हुआ था। तो बच्चों इनका निधन कब हुआ? तो 1956 में। पूछा जाए निधन कहां हुआ तो कहना बच्चों दिल्ली में। अगर यहां तक समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दें। हाँ महोदय। यहां से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला कि अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार दिलाने के लिए किसने संघर्ष किया? तो भीमराव अंबेडकर ने। अगला बच्चों भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कितने थे? तो बच्चों 3 थे। पहला है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। अगला आता है बच्चों, कहते हैं कि भारतीय संविधान के जनक कौन है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? कहना बच्चों 1956 ईस्वी में। कहां हुई? कहना बच्चों दिल्ली में हुई। कहां हुई? दिल्ली में हुई। अगला सवाल, अगला हमारे पास आता है बच्चों पेज। कहते हैं कि बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण हैं द कास्ट इन इंडिया, ये उनकी प्रमुख रचना है। देयर मैकेनिज्म है ना, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द
द अनटचेबल, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर, है ना, हु आर क्षुद्रास बच्चों, माफ कीजिएगा, हु आर क्षुद्रास, है ना, हु आर क्षुद्रास बच्चों, हु आर क्षुद्रास, ठीक है ना। अगला आता है हमारा बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। बहुत बार पूछा जाता है कि बुद्धिज्म और कम्युनिज्म किसकी रचना है? बुद्धा एंड हिज धम्मा, है ना, बुद्धा एंड हिज धम्मा, कहते थॉट्स ऑन, है ना, थॉट्स ऑन, है ना, लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल, है ना, ऑफ द हिंदू वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी उनकी रचना है बच्चों, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आदि हिंदी में उनका संपूर्ण वांग्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से, उनके जितने भी वांग्मय हैं, उनकी जितनी भी रचना है, जितनी भी रचना है, वो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। बच्चों पूछा जाए अंबेडकर साहब की रचना कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? अंबेडकर साहब की रचना कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने खंडों में। तो मेरे बच्चे कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? तो सबसे पहला जवाब आना चाहिए 21 खंडों में, 21 खंडों में। और बच्चों कहां से प्रकाशित हुई है? तो भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से। पूछा जाएगा कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, मैं बताता हूं इनके कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, नंबर 1 है। दूसरा बुद्धा एंड हिज धम्मा, दूसरा बच्चों। और तीसरा आता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये 3 रचनाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा गया है कि यहां प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण, बाबा साहब का एक भाषण था बच्चों, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। कहते हैं बच्चों ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये कहां से लिया गया है? अगर आपसे पूछा जाए कहां से लिया गया है तो आंसर भेजेंगे कमेंट बॉक्स में। कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। और बच्चों ये जो लिखा गया है, नाम से ही लिखा गया, ये अंग्रेजी भाषा में है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी बच्चों अंग्रेजी भाषा का है। तो इसको हिंदी में किसने किया है बताओ? अंग्रेजी भाषा की रचना को हिंदी में किसने किया है? तो कहना बच्चों ललई सिंह यादव ने, ललई सिंह यादव ने इसको हिंदी में कन्वर्ट किया है ना। हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेदन, इसका हिंदी क्या है? हिंदी है बच्चों जाति भेद का उच्छेदन, है ना, उच्छेद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के किंचित संपादन के साथ लिया गया। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया। कहते हैं बच्चों ये एक भाषण था जिसको कहां पर देना था बताओ? ये जो भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इस भाषण को कहां पर देना था, कहां पर सुनाना था इस भाषण को बताओ कमेंट बॉक्स में। इस भाषण को कहां सुनाना था? तो बच्चे आप कहेंगे सर इस भाषण को सुनाना था कहां पर? लाहौर में सुनाना था। कब की घटना है बच्चों? ये घटना कब की है महोदय? ये घटना जो है सुनाना लाहौर में था और ये घटना 1936 की है बच्चों। लेकिन यह भाषण नहीं हो सका किसी कारण की वजह से, इसलिए बच्चों इसको एक बाद में पुस्तक बना दिया गया। ठीक है, तो आप यहां तक समझ गए होंगे कि इसे लाहौर में इस भाषण को सुनाना था महोदय। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया? यस सर, यस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आगे लिखा गया है कि प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीय नरसंगिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत
विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। यहां से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पूरा का पूरा लेखक परिचय। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको अपने आप पर गर्व है कि आपको पूरा लेखक परिचय याद हो गया? एक बार हाथ उठाओ। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि महोदय मुझे पूरा लेखक परिचय याद हो गया है? जल्दी बताओ। यस सर, यस सर, यस सर, पूरा लेखक परिचय याद हो गया है। तो बच्चों आइए लगाते हैं टेस्ट, और आपको बताना पड़ेगा इस टेस्ट के सारे सवाल को। टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे नंबर एक है कि इसके श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये पाठ कहां से लिया गया है? श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ कहां से लिया गया है? तो उत्तर है बच्चों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। और ये बच्चों क्या था? एक भाषण था। ये क्या था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण था। ये बच्चों अंग्रेजी में दिया गया है। तो इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है? अरे पूछा जाए कि इसका बताइए कि हिंदी रूपांतरण करने वाले कौन थे? हिंदी रूपांतरण करने वाले थे ललई सिंह यादव। कौन करने वाले थे? ललई सिंह यादव ने इसे हिंदी किया है। और कहते हैं बच्चों, कहते हैं कि नंबर 3 में इनका जन्म, इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जन्म पूछा जाए, यहां याद होना चाहिए जन्म कब हुआ था। तो बच्चों 14 अप्रैल 1891 में। मृत्यु के बारे में पूछा जाए बच्चों कि जन्म कहां हुआ था? जन्म कहां हुआ था? तो बच्चों मध्य प्रदेश महू में जन्म हुआ था। पूछा जाए मेरे बच्चे इनके मृत्यु के विषय में कि भाई बताओ कि इनकी मृत्यु कहां हुई थी? तो मृत्यु बच्चों 1956 में दिल्ली में मृत्यु हुई थी। दिल्ली में। कहते हैं बच्चों किसके प्रोत्साहन राशि से पढ़ने के लिए अमेरिका गए थे? किसके प्रोत्साहन राशि से गए थे? किसके प्रोत्साहन राशि से? तो कहना बड़ौदा के राजा जो थे, बड़ौदा नरेश, है ना, बड़ौदा नरेश के राशि से। और कहते हैं बच्चों की कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ समय तक अपने देश में वकालत की है? अपने देश में वकालत करने वाले कौन हैं? तो वकालत करने वाले भीमराव अंबेडकर हैं, जिसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? संविधान के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। पूछा जाए इनके जीवन के प्रेरक व्यक्ति कौन है? कौन कौन प्रेरक व्यक्ति हैं? तो प्रेरक व्यक्ति 3 है बच्चों। सबसे पहला नाम है बुद्ध का, दूसरा नाम है बच्चों कबीर का, और तीसरा नाम है ज्योतिबा फूले, है ना, ज्योतिबा फूले तीसरा व्यक्ति का नाम है। कहते हैं बच्चों, और आपसे पूछा है नंबर 11 में कि देयर मैकेनिज्म या बच्चों बुद्धा एंड हिज धम्मा, है ना, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर इसके लेखक हैं। कहते हैं भीमराव अंबेडकर की रचना कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? इनकी रचना कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? तो रचना बच्चों कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? तो रचना 21 खंडों में प्रकाशित हुई है ना, कल्याण विभाग के द्वारा। किस विभाग द्वारा? तो कहते हैं कल्याण मंत्रालय द्वारा 21 खंडों में निकली है। कहते हैं बच्चों नंबर 14 में अगर पूछा जाए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? तो कहना बच्चों पुरस्कार के नाम पर अगर हम बात करते हैं, इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो बच्चों अछूतों के लिए, अछूतों के लिए, स्त्रियों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ते रहे, स्त्रियों एवं मजदूरों के लिए संघर्ष किया, तो है ना, तो उस व्यक्ति का नाम बताइए। उस व्यक्ति का नाम है भीमराव अंबेडकर नाम है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मुझे पूरा भरोसा है कि यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप बता दोगे। बोलो हाँ या ना। यस महोदय। तो बच्चों अब हम लोग पूरा तरह से कवि परिचय पढ़ चुके हैं। अब हमारा दूसरा हमारा मुद्दा है जहां हमें पाठ पढ़ना है। बच्चों मैं पाठ आपको पूरा समझा देता हूं।
पाठ मैं आपको पूरा समझा देता हूं, पाठ में पूरा समझा देता हूं। उसके बाद बच्चों मैं आपको पढ़ के भी सुना दूंगा। अच्छा, पढ़ के क्यों सुनाऊंगा बोलो, क्यों पढ़ूंगा? इसलिए पूरा चैप्टर पढ़ के सुनाऊंगा ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ध्यान देना बच्चों, पाठ यही क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये है अंबेडकर साहब, समझिएगा, ये है बच्चों, ये है अंबेडकर साहब। कौन है बताओ? ये है अंबेडकर साहब, अंबेडकर साहब। और ये हैं बच्चों समाज के लोग, ये हैं समाज के लोग, ये हैं समाज के लोग, 1 2 और ये हैं बच्चों 3, ठीक है। और भी बना सकते हैं हम लोग, ये हैं 4, ठीक है। यहाँ पर 2 ही पक्ष हैं बच्चों, यहाँ पर 2 ही पक्ष हैं, यहाँ पर 2 ही पक्ष हैं। एक पक्ष है जो जाति प्रथा को गलत बता रहे हैं, जो बच्चों जाति प्रथा को, जो जाति प्रथा को क्या बता रहे हैं बताओ? जाति प्रथा को गलत बता रहे हैं। एक यहां पर है, और ये जो लोग हैं बच्चों, ये जो लोग हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं? ये लोग हैं जातिवाद के पोषक। ये कौन है? ये हैं बच्चों जातिवाद के, ये क्या है बताओ? ये हैं जातिवाद के पोषक। मतलब समझते हैं क्या होता है पोषक? मतलब है बढ़ावा देने वाले, बढ़ावा देने वाले। ये है जातिवाद को बढ़ाने वाले, और ये है बच्चों जाति प्रथा को गलत बताने वाले। अब दोनों के बीच में दोनों का अपना अपना तथ्य है। अब बताइए पहले किसका सुनना है आपको? पहले सर रॉन्ग हो गया, क्या रॉन्ग हो गया? क्या गलत हो गया मतलब? नहीं नहीं, आप लोग कुछ बात कर रहे हैं क्या आपस में? सर उनको सिंह नहीं, अरे सिंह वगैरह नहीं दे रहे बच्चों, ये बस समझाने के लिए। आप नहीं समझते हो मेरे बच्चे, आप नहीं समझते हो। सिंह है ना, शिक्षा का सिंह है, इनके पास सिंह है ना, शिक्षा का सिंह है बच्चों। सिंह है किसका? शिक्षा का सिंह है, शिक्षा का, ज्ञानवान व्यक्ति के हमने सिंह दिखा दिया है। तो यहाँ पर 2 चीज हैं, एक है बच्चों हमारा अंबेडकर साहब और एक है जातिवाद के पोषक। तो पहले हम किसका तथ्य बताएं? पहले अंबेडकर साहब की बात करते हैं। अंबेडकर साहब का क्या कहना है? अंबेडकर साहब का कहना है कि अभी जो हम लोगों के यहाँ खास करके हिंदू धर्म की बात करते हैं, जो हमारा जाति प्रथा का नियम चला है ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जाति प्रथा में क्या होता है? जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन, श्रम मतलब होता है काम काज, कहते हैं जाति के आधार पर काम को बांटना बिल्कुल गलत है। इससे क्या होता है कि जो लोग होते हैं वही काम कर पाते हैं जो उनके पूर्वज किए हैं। जैसे अगर आपके पिताजी दर्जी हैं तो आप भी दर्जी बनिए, क्योंकि आप पंडित तो बन नहीं सकते। क्या बन सकते पंडित बताइए? नहीं बन सकते सर। क्या आप हलवाई बन सकते? नहीं बन सकते। अब लेकिन मानसिकता धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ये उस समय लिखा गया है। कहते हैं कि जाति प्रथा के आधार पर, जाति के आधार पर काम काज को बांटना बहुत गलत है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि अगर एक ही जाति के लोग ज्यादा हो गए और काम कम है तो फिर लोग बेरोजगार होंगे, क्योंकि उनको दूसरा काम वो कर नहीं सकते हैं। और ऐसे में बहुत सारे लोग जो देखेंगे आप, उनका काम में मन भी नहीं लगता है। जैसे मान के चलिए कि आपके पिताजी नाई थे, क्या थे? नाई थे। मान लेते हैं कि आपके पिताजी बाल काटने वाले थे, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा बताओ? आपको भी बाल काटना पड़ेगा, और आपको बाल काटने में मन लगता नहीं है। जब आपको बाल काटने में मन नहीं लगेगा, आपको तो बनना है क्रिकेटर। क्या बनना है? क्रिकेटर। आपको बनना है क्रिकेटर, लेकिन समाज कह रहा है ए नाई साहब इधर आइए, आपको तो नाई बनना है। तब आप सोचेंगे, आप ऐसी स्थिति में आप नाई का काम भी करेंगे तो उस काम में जिसमें आपका मन नहीं लगेगा, आप अच्छे से काम नहीं करेंगे, और नहीं अच्छे से काम करेंगे तो पैसा भी कम कमाएंगे। तो भीमराव अंबेडकर साहब का कहना है कि जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन करना, श्रम विभाजन करना, जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन मतलब कि काम को बांटना, श्रम विभाजन करना बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस क्या ना, ये मानसिक रूप से भी क्या है? हानिकारक है, क्योंकि लोग अपने आप को ऊंचा नीचा समझने लगते हैं। ये आर्थिक रूप से भी हानिकारक है। जाति प्रथा में लोग एक ही काम को करने में ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब हम किसका सुनना चाहते हैं बताइए? अब आप किसका सुनना चाहते हैं बताइए? सर ये तो बात इनका हो गया, चलो ठीक है। अब बात करते हैं कि जाति प्रथा के ना जो पोषक हैं, जो जाति प्रथा के पोषक हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि अंबेडकर साहब क्या आप इस सब चक्कर में पड़े हैं, जाति प्रथा अच्छा है सर,
तो बोला कैसे बताइए। तो जातिवाद के जो पोषक हैं उनका कहना है कि कार्य कुशलता के लिए सब काम अच्छे से हो, नाला भी साफ हो, सब्जी भी लोग बेचे, लोग शर्ट भी सिए, लोग बाल भी काटे, लोग मजदूरी भी करे, लोग पूजा भी करे। तो ये सब सभी काम को अच्छे से बांटने के लिए, काम को अच्छे से बांटने के लिए, अर्थात बच्चों किसके लिए बताओ, कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए बच्चों, कार्य कुशलता के लिए। कार्य कुशलता के लिए क्या जरूरी है बताइए, कार्य कुशलता के लिए जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन, जाति प्रथा और श्रम विभाजन जरूरी है। जाति प्रथा और श्रम विभाजन जरूरी है। ये कहना किसका है, ये कहना है बच्चों जातिवाद के पोषकों का, कि अगर आप नाई को बाल काटने का काम नहीं देंगे तो फिर नाई भी काम काटना छोड़ देगा, तो फिर कौन काटेगा। आप दर्जी को, मतलब कि कुम्हार को आप बर्तन बनाने का काम छुड़वा देंगे तो बर्तन कौन बनेगा। लोहार को आप लोहा पीटने का काम छुड़वा देंगे तो लोहा कौन पीटेगा। तो बच्चों ये बताओ दोनों में सही कौन है, या अंबेडकर साहब सही हैं या जातिवाद के पोषक सही हैं। अंबेडकर साहब का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप छोड़ दीजिए, जाति प्रथा को हटा दीजिए, जो जिसको काम करना है, जिस काम में जिसको पैसा ज्यादा लगता है, जिसको मन लगता है जिस काम में, वो उसी काम को करेगा। ये बात कहना है अंबेडकर साहब का। तो बच्चों सर धुंधला दिख रहा है, सही बात है, मुझे भी दिख रहा है धुंधला। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब ये दोनों में अच्छा कौन है। तो मेरे बच्चे सर दोनों अपनी जगह सही हैं। एक बच्चा कहना है कि सर, किसी कहना है सर दोनों ठीक है ना, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है क्या, देखना तो मोबाइल में। कुछ बच्चों को कहना नहीं सर हाँ दोनों सही हैं सर, कुछ बच्चे ना किसी कहना है कि अंबेडकर साहब सही हैं। तो मेरे बच्चे देखो, जाति अगर आपसे पूछा जाए कि बेरोजगारी का सबसे प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, अभी लोग अगर बेरोजगार हैं, अगर लोग मेरे बच्चे उस समय की बात करते हैं जब लिखा गया था, बेरोजगार जो लोग थे, तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण बच्चों, एक ही जाति के लोग अगर ज्यादा बढ़ जाएंगे और वो दूसरे काम को नहीं कर सकते हैं, तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जो है वो जाति प्रथा को माना गया है। जाति प्रथा जो है बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। लोग अगर आज बेरोजगार हैं तो सबसे बड़ा कारण है जाति प्रथा। ठीक है, अगर देख लीजिएगा फोन में आ जाए। तो मेरे बच्चे अब क्या हम पाठ पढ़ें, आप बताओ यस और नो। तो चलिए बच्चों हम लोग पाठ पढ़ते हैं। पाठ पढ़ने से क्या होगा, एक एक ऑब्जेक्टिव आपका निकल जाएगा, एक एक ऑब्जेक्टिव। पाठ पढ़ें, स्टार्ट करें पाठ पढ़ना, बोलो यस और नो। यस सर। क्लास को मेरे बच्चे एक साथ सब लोग लाइक करेंगे बहुत जल्दी, सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ को पढ़ने जा रहे हैं और एक एक बिंदु को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यस महोदय, यस महोदय। आइए बच्चों, ये रहा आपके सामने पाठ, और पाठ बहुत छोटा चैप्टर है, पढ़ते हैं बच्चों बहुत तेजी में। कहते हैं बच्चों कि यह विडंबना की बात है। विडंबना मतलब होता है उपहास की बात है। यह बच्चों उपहास की बात है, ये मजाक की बात है, कह सकते हैं मजाक। ये किसकी बात है, मजाक की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। लेखक कहते हैं कि इस युग में भी, यानी आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक, ठीक है, यानी कि जातिवाद को बढ़ाने वाले लोगों की कमी नहीं है। पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं, लोग इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो बच्चों श्रम विभाजन को किसके लिए आवश्यक माना गया है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, श्रम विभाजन को किसके लिए आवश्यक माना गया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखते चलिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते चलिएगा। श्रम विभाजन को किसके लिए आवश्यक माना है, तो कहते हैं कार्य कुशलता के लिए, सब काम अच्छे से हो इसलिए श्रम विभाजन जरूरी है। कहते हैं और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम है या रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है।
तो जो लोग हैं जो इसके पक्ष में हैं, जातिवाद के पक्ष में हैं, वो कहते हैं कि काम सब काम अच्छे से हो, इसलिए जाति प्रथा सही है और श्रम विभाजन भी इसलिए सही है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा, अब देखिए ध्यान से, अब लेखक इसकी आपत्ति करते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। काम बांटने के आधार पर लोगों को भी बांट रहा है। बोलो हाँ या ना? जो लोग पूजा कर रहे हैं उसकी इज्जत ज्यादा है, जो लोग नाला साफ कर रहे हैं उसका इज्जत कम है। तो बच्चों, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसको विभाजन कर रहा है बताइए कमेंट बॉक्स में। श्रम विभाजन के साथ साथ और किसका विभाजन कर रहा है? तो श्रम विभाजन के साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा श्रमिक विभाजन। श्रमिक मतलब होता है लोगों का भी विभाजन कर रहा है। कहते हैं श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। सही बात है कि श्रम विभाजन, कामकाज बांटना सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। यहां बच्चों अस्वाभाविक विभाजन है। आप न चाहते हुए भी उसी काम को कीजिए। आप मच्छी मारिए, आप मछली पकड़िए। क्यों पकड़िए? क्योंकि आपके दादा पकड़ते थे, आपके पिताजी पकड़ते थे। आप लकड़ी का सामान बनाइए। क्यों बनाए हम? क्योंकि तुम्हारे दादाजी बनाए हैं ना। अजीब हाल है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा नीचा भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं है। तो बच्चों, जो अपने समाज में है, जो भारत के समाज में है, क्या ये विश्व के किसी समाज में है? बोलो हाँ या ना? विश्व के किसी समाज में ये चीज है? कहीं वर्ल्ड में ये चीज नहीं है बच्चों। कहते हैं कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, कि जो जाति प्रथा है, मंडल जी हैं, यादव जी हैं, शाह जी हैं, गुप्ता जी हैं, शर्मा जी हैं, तो कहते हैं जाति प्रथा को ही अगर श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो बच्चों, क्या मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है? क्या नहीं है? तो कहिएगा कि जाति प्रथा मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने वेश या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। तो लेखक का कहना है कि व्यक्ति अपने काम का चुनाव अपने आप करे। बच्चों, आप उस पर बोझा मत दीजिए कि तुम्हारा बाप लकड़ी काटता था, तुम लकड़ी काटो। काहे? कहते हैं कि इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित हो जाता है। पेट में ही पेशा निर्धारित हो जाता है। बोलो, ये बात सही है या गलत? क्या आपके यहां भी ऐसा होता है? हाँ या ना? पेटे में बोल देता है मास्टर का ना, अगर हमारा बच्चा होगा टीचर का तो बेटा टीचर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, फौजी का बेटा फौजी बनेगा। तो हम लोग पेट में ही डिसाइड कर लेते हैं ये चीज, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, कहते हैं जाति प्रथा पेशे को दोषपूर्ण, कहते हैं कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण मतलब पहले से ही निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। बिल्कुल, एक मनुष्य को पूरे जीवन भर एक पेशे में बांध देती है। नाई है तो पूरा जिंदगी बुढ़ाड़ी तक दाढ़ी ही बना रहा है, लकड़हारा है तो लकड़ी ही काट रहा है, सब्जी बेचने वाला सब्जी ही बेच रहा है जिंदगी भर। भले ही पेशा अनुपयुक्त हो, अच्छा नहीं हो, अपर्याय होने के कारण वह भूखों मर जाए। आपका पेशा बच्चों, अगर आपका काम नहीं चले तो आप भूखे मर जाइए, है ना। आप अगर डोमा है तो सूप बनाइए, जो सूप बनाते हैं छठ मैया को जो चढ़ने वाला सूप है। आधुनिक युग में यह आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण से मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा और क्या चारा है।
तो लेखक कहते हैं कई बार ऐसी स्थिति आती है कि लोगों को अपना काम बदलना पड़ता है, और अगर ये समाज काम बदलने नहीं दे तो लोग जिंदा रहेगा कि मर जाएगा। अब मान के चलो कि कोई दुकानदार है, उसका दुकान नहीं चल रहा है, तो क्या वो दुकान बंद करके कोई दूसरा काम करेगा कि नहीं करेगा? आप बताना मुझे, करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर करेगा। नहीं करेगा तो भूखा मरेगा। लेकिन जिस समय ये बच्चों अब सोच के देखो कि जिस समय ये भाषण दिया गया था उस समय में और अभी में अंतर हो गया है। अभी फिर भी लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिला है, लोग अपना दूसरा काम कर सकते हैं। लेकिन उस समय की बात है, उस समय बच्चों ये चीज नहीं था, है ना, ये चीज उस समय नहीं था बच्चों। आए कहते हैं कि हिंदू धर्म की जाति किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है। किस धर्म की? कमेंट बॉक्स में लिखना, किस धर्म की? जो उसके पैतृक पेशा ना हो, जो उसके दादा नहीं किया हो। हम पढ़ाने के लिए आ रहे थे, बोला तोरा दादा कभी पढ़े लिखा छो, यानी दादा कभी पढ़ाया है तुम्हारा? तो नहीं दिक्कत है, दादा नहीं पढ़ाया है, बाप हमारा पढ़ा लिखा नहीं है, तो हम तो पढ़ा सकते हैं ना। अगर बच्चों मेरे ऊपर भी जाति प्रथा को पोत दिया जाता कि आपके पिताजी नहीं पढ़े लिखे हैं, तुम नहीं टीचर बन सकते हो, तो क्या मैं आप लोगों को पढ़ा पाता? अभी नहीं पढ़ा पाता। तो कहते हैं बच्चों कि जो उसका पैतृक पेशा ना हो, जो आपके दादा पिता ने नहीं किया है, वो नहीं करने देता हिंदू समाज, भले उसमें वह पारंगत क्यों ना हो, कितना भी नॉलेज क्यों ना हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। तो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है बच्चों? तो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। कहते हैं बच्चों आगे लिखा गया है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। बहुत इसमें गलती है, जाति प्रथा में ढेरी दोष है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं है। व्यक्ति तुम क्या सोचते हो इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा बाप क्या था, चुपचाप वही बनो। चमार था बाप, जूता साफ करता था, तुम भी साफ करो, दूसरा कोई काम नहीं मिलेगा यहां। कहते हैं कि मनुष्य की, है ना, कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी, उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश कर रहे हैं। तो बच्चों जाति प्रथा को लेखक ने गरीबी से और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या माना है। एग्जाम में पूछा जाएगा गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या है। भीमराव अंबेडकर के अनुसार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों कि बड़ी समस्या क्या है, इनसे भी बड़ी समस्या क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगले पेज में कहते हैं ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य के दुर्भावना से ग्रस्त रह करके टालू काम करने और कम कमाने के लिए प्रेरित करती है। अब मान के चलिए कि जो काम आपको करने में अच्छा नहीं लगता है, जबरदस्ती तुमको बैल की तरह भिड़ा देगा काम करने के लिए, तो क्या तुम मन से काम करोगे? अब तुमको जूता पॉलिश करने आता ही नहीं है, तुम्हारा मन ही नहीं है, तो तुम क्या जूता पॉलिश अच्छे से करोगे? नहीं करोगे। तो जब अच्छे से पॉलिश नहीं करोगे तो पैसा भी कम कमाओगे। तो कहते हैं कि टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता है और न दिमाग लगता है, कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? कहते हैं ऐसा काम जहां पर ना तो आपका मन है ना तो दिमाग है, तो कैसे अच्छे से काम करोगे? अतः यह निर्विवाद है, मतलब यह बिना लड़ने वाला बात है, निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। तो बच्चों आर्थिक पहलू से क्यों? क्योंकि आर्थिक मतलब रुपया पैसा के मामले में भी जाति प्रथा खराब है। क्योंकि आप ऐसे काम को करेंगे जहां आपका मन नहीं लगेगा, तो आप पैसा ज्यादा कमाएंगे या कम? कमेंट बॉक्स में लिखना। क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। कहते हैं अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। कहते हैं कि अब समस्या का समाधान क्या है? अगर मैं कहता हूं कि जाति प्रथा खराब है, तो अब मैं इसका समाधान बता रहा हूं। तो बच्चों अब समाधान कौन बताएंगे, बताइए कमेंट बॉक्स में। अब समाधान बता रहे हैं लेखक, ध्यान से सुनिए, सुनो विद्यार्थी, ध्यान से सुनो। अब लेखक बता रहे हैं इनका रचनात्मक पहलू। कहते हैं मेरे द्वारा जाति प्रथा की
आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि मैंने जाति प्रथा को खराब बताया है, तब आपके मन में प्रश्न आएगा कि जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। अगर मैं जाति के विरुद्ध हूं तो मेरे अनुसार एक समाज को कैसा होना चाहिए, एक समाज को, अब यहां से सुनिएगा, समाज को कैसा होना चाहिए, तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज, मेरा जो आदर्श समाज है वो स्वतंत्रता, मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित यानी कि अपने मन चाहे, है ना, परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। तो कहने का अर्थ है कि मेरे अनुसार से आदर्श समाज वैसा होगा जहां पर लोग स्वतंत्र होंगे कि वो किसी भी काम को चुन सकते हैं और लोगों में भाईचारा होना चाहिए। तो पहले बच्चों आप समझ गए इसे, इस पाठ को आप समझ गए तो एक बार यस बताएं। अब आगे कहते हैं ऐसे समाज के बहुविध हितों में, यहां पर बहुत लोगों का हित हो, सबका भला ना, सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। तो भाईचारा बच्चों किसके मिश्रण की तरह होना चाहिए बताओ, किसके मिश्रण की तरह? कमेंट बॉक्स में। तो दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए, यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का दूसरा नाम, या बच्चों किसका दूसरा नाम लोकतंत्र है? तो दूध पानी के मिश्रण के तरह भाईचारे का नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान भाव हो। इनका कहना था कि अपने साथियों के प्रति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके प्रति सम्मान भाव हो, एकदम समान का भाव हो, कोई ऊंच नीच नहीं हो, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम चुन सकता है, ऐसा समाज होना चाहिए। तो ये था बच्चों लेखक का कहना। और ये लेखक ने कब कहा था बताओ? लेखक ने ये बात किस वर्ष कहा था? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये सारी बातें लेखक ने किस वर्ष कही थी मेरे बच्चे? तो कहते हैं ये सारी बातें 1936 में कही थी। बताओ ये सारी बातें लेखक ने कब कही थी बच्चों? तो ये सारी बातें लेखक ने वर्ष 1936 में, ये सारी बातें लेखक ने वर्ष 1936 में कही थी। क्या उस समय हमारा देश में लोकतंत्र था? क्या उस समय बच्चों हमारे देश में लोकतंत्र था? बताओ। नहीं महोदय, उस समय लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र कब आया बच्चों? लोकतंत्र आया 1950 में, जब बच्चों हमारा संविधान लागू हुआ, लोकतांत्रिक देश हुआ, तो 1950 में लोकतंत्र हमारे देश में आया बच्चों। जब हमारा संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। जब हमारा संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। तो बच्चों कहते हैं, तो कहने का अर्थ यह है कि 1936 में ये इन चीजों के बारे में कहे थे। अभी बच्चों हमारा समाज वैसा ही है या चेंज हो चुका है? 1936 के समाज में बात करते हैं और यहां बच्चों 2023 का समाज है। तो बच्चों बताओ इस समाज में परिवर्तन हुआ या नहीं? यस महोदय, यस महोदय, इस समाज में परिवर्तन हुआ है, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। और आज का जो समाज है, इस समाज में आप किसी भी काम को चुन सकते हैं, इतनी आजादी आपके पास है। आप किसी भी सामान, किसी भी काम को चुन सकते हैं अगर आपके अंदर वो हुनर है तो। मैं बच्चों मैं भी एक मतलब नॉर्मल जाति से हूं और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, है ना। मतलब कुछ कुछ काम छोड़ करके अभी भी आप काम कर सकते हैं, अभी भी आप पूजा नहीं कर सकते, ये काम पंडितों का है, ठीक है। तो बहुत चेंज हुआ है, यस बहुत सारा चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी क्या आप 100% चेंज हुआ है? नहीं सर, अभी भी लोगों की जो मेंटेलिटी है वो 100% चेंज नहीं हुई है। जितने भी पुराने लोग हैं 100% चेंज अभी भी लोगों में नहीं आया है। तो पहले बच्चों आप बताओ, क्या आपको लगता है कि अब हमें क्वेश्चन आंसर करना चाहिए? क्या आप तैयार हो? क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार हो? बोलो यस और नो। यस सर, यस सर, यस सर, सभी बच्चे तैयार हैं। और एक बार क्लास को सब लोग लाइक करेंगे, 3000 प्लस लाइक्स होने चाहिए अभी तुरंत बच्चों, सब लोग लाइक करेंगे। और क्या आप 100% श्योर हैं कि आप सारे क्वेश्चंस बना दोगे? जल्दी बताओ, 100% श्योर हैं आप?
ठीक है, चलिए बच्चों, आप 100% श्योर हैं, मुझे पता है, और आप सारे क्वेश्चंस को बनाओगे। आपके सामने क्वेश्चंस कितने हैं बच्चों? लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन की कुल संख्या अगर हम देखें बच्चों, तो आज क्वेश्चन 37 है, और फिर उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यस महोदय लिख करके सब बच्चे भेज रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहला सवाल, फर्स्ट सवाल है आपसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑब्जेक्टिव सवाल, इसके लेखक कौन है? तो बच्चों इनके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है नंबर 2, बाबा साहब अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहब अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बच्चों 4 ऑप्शन है, मुझे याद है कि 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। सवाल नंबर 3, बाबा साहब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? राज्य की बात करते हैं, कौन सा राज्य था? तो मध्य प्रदेश, बच्चों याद है आपको। अगला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? ये कौन सा विधा है बच्चों गद्य की? तो कहा जाता है कि गद्य की ये कौन सी विधा है? कहानी है नहीं, नाटक है नहीं, आत्मकथा नहीं है, निबंध है। मैंने बोला था कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है, लेकिन इसको जहां से लिया गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, वो एक भाषण है। अगला सवाल आता है, भीमराव अंबेडकर के व्याख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो मेरे बच्चे हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं, और ऐसे हिंदी करने वाले थे ललई सिंह यादव ने, दलाई नहीं, ललई सिंह यादव ने, याद कीजिएगा। भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो भीमराव अंबेडकर साहब। अगला सवाल आता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब अंबेडकर का भाषण संपादित अंश है, यानी भाषण किसका अंश है बच्चों? तो भाषण अंश है किसका? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का अंश है। अगला आता है, भीमराव अंबेडकर के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कौन कौन रहे हैं? ये अपने जीवन में किन किन व्यक्तियों से प्रेरित थे बच्चों? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, सभी, इनमें से सभी। अगला सवाल है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? किसने ऐसा कहा था कि आदर्श समाज जो है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा? तो भीमराव अंबेडकर साहब ने। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है? इसका क्या कहना है, क्यों ये श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है बच्चों? तो कहेंगे सर आवश्यक मानने का एक रीजन है, कहते हैं कार्य कुशलता के लिए, अच्छे से सब काम हो इसलिए। अगला सवाल लगाते हैं, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण बताइए। लोग बेरोजगार हैं, इसका सबसे मेन रीजन क्या है? तो बेरोजगारी का सबसे अगर हम लोग मुख्य कारण देखें तो वो है बच्चों हमारा जाति प्रथा कारण है। अगला सवाल है, समाज, क्या लिखा है बच्चों? ध्यान से देखेंगे, सवाल लिखा है, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? किनको अधिकार दिलाने का प्रयास किया गया? अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, या सभी को? तो बच्चों सभी को, इनमें से डी। अगला आता है, संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? हमारा जो आदर्श समाज है वो किस पर आधारित होगा? स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व, या सभी? तो बच्चों सभी पर। अगला है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? सबसे शुरू में ही देखेंगे, फर्स्ट पेज में ही लिखा था कि विडंबना की बात है। कौन सी विडंबना की बात है बच्चों? तो इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। इस युग में भी जो लोग हैं वो जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग अभी भी बहुत हैं। कहते हैं अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कौन सा है? भाईचारे का वास्तविक रूप है ना, शहद की तरह, दूध पानी के मिश्रण की तरह, शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला आता है, लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना गया है? तो बच्चों जाति प्रथा को, ऑप्शन बी सही है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह एक स्वाभाविक विभाजन नहीं होगा, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है बच्चों? ये किस पाठ का है? तो सवाल में ही देखें जाति का बात हो रहा है, मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ही होगा। अगला सवाल है, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण
पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य का जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है बताइए। तो प्रस्तुत गद्यांश बच्चों भीमराव अंबेडकर के हैं, मतलब के रचनाकार कौन है, सॉरी। तो यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है, किस पाठ में यह कहा गया है कि जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। तो बच्चों कहा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में। अगला सवाल है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है, ये किस पाठ में कहा गया है। तो बच्चों ये कहा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा में। अगला आता है बुद्धा एंड हीज धम्मा के लेखक कौन है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। एक भी ऑब्जेक्टिव गलती हो जाए बच्चों तो हमें रोना आना चाहिए, रोना चाहिए, क्यों गलती हो गया। तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है हु आर शूद्रास किसकी रचना है। हु आर शूद्रास किसकी रचना है। तो बच्चों ये भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला सवाल आता है भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो भाईचारे का दूसरा नाम ही बच्चों लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। अगला सवाल है अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किए हैं। किनको मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए। तो अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को या सभी को। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप सभी लोग आंसर क्या होगा। अगला है किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए। किनके पैसा देने पर ये अमेरिका पहुंचे थे, ये आपको पता है। बड़ौदा नरेश, ग्वालियर नरेश, जयपुर नरेश या महात्मा गांधी। तो किनके पैसा देने पर, बड़ौदा के राजा के देने पर। आदर्श समाज किस पर आधारित होगा बच्चों बताइए। आदर्श समाज किस पर आधारित होगा, स्वतंत्रता पर, समता पर, भातृत्व पर या सभी पर। यह सवाल भी 3 बार आ गया है तो सही उत्तर भेजिएगा। अगला है द कास्ट इन इंडिया, भारत में जाति किसकी रचना है। द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है बच्चों। तो ये भी अंबेडकर साहब की रचना है। कहते हैं कि भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है, ये आपको मालूम है। अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन में तैयार हुआ था। लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन में तैयार हुआ था, यह आपको सही उत्तर बताना है। तो लाहौर के 1936 के सम्मेलन में तैयार हुआ था। अगला सवाल है इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक के अनुसार यह कैसी बात है। लेखक के अनुसार यह कैसी बात है। सम्मान की बात है, विडंबना की बात है, आदर्श की बात है या गौरव की बात है। तो बच्चों आपको पता है यह एक हंसने वाली बात है, विडंबना उपहास की बात है। अगला आता है बाबा साहब अंबेडकर का निधन कब हुआ था। हम लोग इतने अच्छे हैं बच्चों कि हम लोग एक एक चीज को 3 बार 4 बार पढ़ लेते हैं ताकि गलती ना करें हम लोग। तो निधन बच्चों, मृत्यु कब हुआ था। 1956 दिल्ली में हुआ था। अगला सवाल है महू मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थान है। महू मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थान है। तो बच्चों महू मध्य प्रदेश भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान है। अगला सवाल है देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है। कृति मतलब होता है रचना, किनकी रचना है देयर मैकेनिज्म। तो देयर मैकेनिज्म बच्चों भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला सवाल है विडंबना का अर्थ क्या होता है। विडंबना का सही मतलब क्या होता है। समर्थक, पालक, उपहास या अचानक। इसका जवाब देंगे सबसे पहले मैं पढ़ना चाहता हूं कमेंट 34 नंबर लिख के आंसर दिखिएगा। सबसे पहला किसका आंसर आता है मैं सुनना चाहता हूं। सबसे पहला उत्तर विडंबना का क्या बात है। सबसे पहला उत्तर किसका आता है मेरे बच्चे, ध्यान से जल्दी से। सबसे पहला उत्तर आया है, नाम है 34 का स्टडी विथ मी। 34 का सी उपहास बच्चों। विडंबना का मतलब होता है उपहास यानी मजाक बच्चों, मजाक वाली बात है ये उपहास। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है बच्चों। क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। ये उल्टा क्वेश्चन हो गया है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो बच्चों बेरोजगारी, उल्टा सवाल है। सवाल ये होना चाहिए कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। बेरोजगारी का कारण पूछेगा तब कहिएगा बच्चों कि बेरोजगारी का कारण है जाति प्रथा। क्या है,
जाति प्रथा बेरोजगारी का कारण है। अगला सवाल लगाते हैं, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा कौन है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा है भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है बच्चों, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्यों क्यों जाति प्रथा एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। व्हाट इज रीजन? क्या रीजन है इसका? तो बच्चों कहते हैं जाति प्रथा एक स्वाभाविक विभाजन नहीं है, इसका कारण है कि यह रुचि पर आधारित नहीं है। रुचि पर आधारित नहीं है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए, 37 सवाल थे इस चैप्टर में, आप लोगों को बताना है कोई ऐसा बच्चा जिसने एक आध गलती किया हो, कोई ऐसा बच्चा, मेरा बच्चा नहीं रहता कच्चा क्योंकि वो पढ़ता है अच्छा। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो मुझे पता है एक नंबर भी नहीं कटा होगा। बताओ, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका एक नंबर कट गया हो, हाथ उठाओ। एक नंबर की मैं बात करता हूं मेरे बच्चे, एक नंबर भी नहीं कटेगा किसी भी हाल में। ठीक है? नहीं महोदय, ऑल राइट सर, सब सही होगा। नहीं कट सकता ना, कैसे कटेगा? कट ही नहीं सकता। अब बच्चों बात करते हैं क्यूबी की, बात करते हैं क्वेश्चन बैंक। क्यूबी की बात करते हैं, क्वेश्चन बैंक मेरे बच्चे। क्वेश्चन बैंक में टोटल सवाल है हमारे पास, टोटल सवाल है मेरे बच्चे। क्वेश्चन बैंक लास्ट में करेंगे, रुक जाओ, क्वेश्चन बैंक लास्ट में करेंगे ताकि आप कमेंट बॉक्स में लिख सको। आइए बच्चों, सब्जेक्टिव प्रश्न देखो। सब्जेक्टिव प्रश्न नंबर 1, सबसे पहला सवाल पूछा गया है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? तो लेखक बच्चों किस विडंबना की बात करते हैं कि अभी के भी लोग जो हैं, यानी आधुनिक समाज के जो लोग हैं, वो भी जाति प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। यही विडंबना की बात है बच्चों। तो उत्तर लिखना है आपको, लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। कमी नहीं है ना, कमी नहीं है। विडंबना का स्वरूप क्या है? तो यहां पर और आगे लिख सकते हैं कि विडंबना का स्वरूप ना, विडंबना का स्वरूप क्या है? तो लिखेंगे बच्चों कि जो लोग जाति प्रथा को सही बताते हैं, उनका कहना है कि समाज में, सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए, सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए जाति प्रथा आवश्यक है। जाति प्रथा आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें लगा था कि आंसर बहुत छोटा है तो मैंने 2-3 लाइन खुद से लिख दिया बच्चों, है ना, 2-3 लाइन खुद से लिख दिया। कोई दिक्कत? लिख देंगे, हाथ उठाओ कि लेखक के लिए विडंबना की बात क्या है? विडंबना की बात यही है कि आजकल के जो लोग हैं वो बच्चों जाति प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। हो जाएगा? यस और नो? सर बायोलॉजी कब होगा? छठ पूजा के बाद। छठ पूजा के बाद बायोलॉजी होगा। समझ में आ गया तो बताओ यस महोदय, यस महोदय। अगला सवाल आता है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, यानी जातिवाद को जो बढ़ाने वाले लोग हैं उसका क्या कहना है? उसका कहना तो यही है भैया कि कार्यकुशलता के लिए ये जाति प्रथा सही है। तो बच्चों जातिवाद के पोषक का क्या कहना है? पोषक मतलब जो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उसका क्या कहना है? कहते हैं जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। बस इतना ही आंसर लिखना है। उनका कहना है भाई इसमें कोई बुराई नहीं है, समाज में अच्छे से काम हो इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों हमारा आता है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्ति क्या है? तो जातिवाद को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उसका कहना है कि समाज में काम अच्छे से हो इसलिए जाति प्रथा सही है। तो उसमें लेखक का क्या कहना है? आपत्ति क्या है? लेखक की आपत्ति क्या है?
कहते हैं जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करती है। पहली बात है, काम के साथ साथ लोगों को भी बांटता है। पहली आपत्ति, ये पहली आपत्ति है। दूसरी सुनिए, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, परंतु किसी भी समाज में कार्य के साथ लोगों का विभाजन सही विभाजन नहीं है। तो ये बच्चों उनकी आपत्ति है। पहली विभाजन है ना, पहली आपत्ति पर ही हम लोग छोड़ दिए हैं, ये उनकी आपत्ति है। तो क्या लिख दोगे कि अगर जातिवाद वाले जो लोग बोलते हैं जातिवाद सही है, जातिवाद सही है, तो उनका क्या आंसर देते हैं? भीमराव अंबेडकर साहब। क्या आप लिख देंगे? तो हाथ उठाओ। यस महोदय, यस महोदय, यस महोदय। अगला सवाल है मेरे बच्चे, ध्यान से देखना। अगला सवाल है चौथा नंबर कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है ना? क्यों नहीं कही जा सकती? जो जाति प्रथा है वो स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? तो कहते हैं बच्चों, जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसको जाति के आधार पर काम करना पसंद नहीं है। बात खत्म है। तो कहते हैं भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंचा नीचा दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं होता है। तो बच्चों, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ काम को नहीं बांटता, लोगों को भी बांट देता है, लोगों की मानसिकता को भी बांट देता है। लोग छोटा बड़ा महसूस करने लगते हैं। ठीक है, यस सर, यस हो जाएगा। बोलो यस और नो। अगला सवाल लगाते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसे? बच्चों, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण है, कैसे है? ही बच्चों, जाति प्रथा के आधार पर जब कामों को बांटा जाता है तब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको काम नहीं मिल पाता है, या काम मिलता भी है तो वो उस काम को करना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से वो बेरोजगार हो जाते हैं। इसलिए जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। लिख देंगे? हाथ उठाओ। हो जाएगा, आसान बात है। तो कहते हैं बच्चों कि भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो उसके पूर्वजों ने नहीं किया हो, यानी बाप दादाजी ने किया वो आप कर ये नहीं सकते हैं। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। ठीक है, जोड़ के अपने मन से और लिख सकते हैं कि अपने पूर्वजों का काम ही चुनते हैं और काम की कमी होने की वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। सिंपल से अपनी भाषा में लिखना है, अपनी भाषा में। अगला, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या है दुनिया में? तो कहते हैं लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार काम चुनने की अनुमति नहीं देता है। स्वभाव के अनुसार काम आप नहीं चुन सकते हैं, काम चुनिए जाति के आधार पर। हाँ ठीक है, ये बहुत गलत बात है बच्चों। अगला सवाल है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा बताया है? दोनों पहलू से। एक तो बच्चों पैसा कौड़ी भी कम है इसमें, तो आर्थिक पहलू भी है। तो इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। तो रचनात्मक पहलू से भी जाति प्रथा खराब है और आर्थिक पहलू से भी खराब है। दोनों पहलू से जाति प्रथा खराब है ना। रचनात्मक पहलू यह है कि जाति प्रथा अस्वाभाविक विभाजन करता है, और रचनात्मक पहलू यह है कि जाति प्रथा में आप ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। लास्ट सवाल है बच्चों, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चा लोकतंत्र की स्थापना कब हो सकती है, इसके लिए क्या आवश्यक है? तो कहते हैं बच्चों, लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारे को होना आवश्यक माना है। भाईचारे का होना लिख देते हैं, भाईचारे का होना आवश्यक माना है। सच्चा लोकतंत्र तभी हो सकता है जब दो लोगों के बीच में दूध और पानी के जैसा मिलने वाला भाईचारा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, क्या आप इसको लिख देंगे? बताओ यस और नो।
कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच में दूध पानी के मिश्रण वाला भाईचारा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा बच्चों आपको नोट्स में भी लिखा हुआ मिलेगा। हो जाएगा तो जल्दी बताओ यस महोदय, यस यस यस। और सब लोग क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए मेरे बच्चे, जिन लोगों ने नहीं किया है, और दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए। अब होने वाला है क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन बैंक होने वाला है, तो क्या आप सही करोगे? गलती मत करना बच्चों, ठीक है, किसी भी हाल में। तो ये 12 क्वेश्चन है, जिसमें से 8 क्वेश्चन का जवाब देना है, नहीं 9 क्वेश्चन का, और 10 11 12 का कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए आइए पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन में पूछा गया 2021 में, भारत में जाति प्रथा का प्रमुख, है ना, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? उल्टा क्वेश्चन है जाति प्रथा का मुख्य कारण, सवाल ये होना चाहिए बेरोजगारी का मुख्य कारण, तो पूछा है जाति प्रथा का। ठीक है, मुख्य कारण क्या है? सवाल ही उल्टा है। तो बच्चों आंसर होगा हमारा क्या, बताओ? आंसर होगा बेरोजगारी। बेरोजगारी, ये क्वेश्चन ये होना चाहिए बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो आंसर लिखते जाति प्रथा। अगला सवाल नंबर आता है दूसरा, कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया? 21 में पूछा है मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर को। अगला सवाल, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि बच्चों यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगला, बाबा साहब अंबेडकर का जन्म 19 20 21 में पूछा है किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था बच्चों? कब हुआ था? तो सवाल ये है कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। अगला सवाल आता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर साहब। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा था? ऐसा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण, हाँ ये सवाल सीधा है, बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। लास्ट सवाल है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है बच्चों जाति प्रथा। अब चलिए 10वां नंबर पढ़िए, आंसर लिखिए कॉपी में। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्या रीजन है, क्यों आवश्यक मानता है? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना पड़ेगा। अगला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के किस भाषण का अंश है? किस भाषण से लिया गया है? इसका भी आंसर अपने कॉपी में लिख लीजिए, फिर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? यह भी लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा? आप सभी को बधाई हो, पहला चैप्टर समाप्त हुआ, बहुत बहुत बधाई हो, वेरी वेरी कैंग्रेचुलेशन मेरे बच्चे, बधाई हो, पहला चैप्टर समाप्त हुआ। अब बच्चों 12 में से एक चैप्टर 1/12 हो गया। ठीक है, तो आप लोग लिखना पहले आंसर कि 10 नंबर का 10, 11 और 12 का आंसर नीचे। और बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्लास कैसा लगा। नेक्स्ट क्लास मेरे बच्चे होने वाला है 8:30 मैंने 30 बोला था बच्चों, लेकिन 8:45 PM में, थोड़ा टाइम ले लीजिए, थोड़ा आप लोग भी आराम कर लीजिए। क्लास होगा, यहाँ सीखने वाले 20 के दांत, चैप्टर नंबर दूसरा जरूर कमेंट कीजिएगा। और सभी बच्चे नोट्स ले लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना, नोट्स। इसका हिंदी पूरा नोट्स आपको बना हुआ है। जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं हाथ उठाओ, महोदय हम नहीं लिए हैं। तो ये बैच है ड्रीम 450 प्लस बैच, इस बैच में आपको नोट्स जरूर लेना चाहिए। कैसा लगा आपको बताना मेरे बच्चे? ड्रीम 450 प्लस बैच में आपको नोट्स दे दिया गया है। न्यू नोट्स सेक्शन में आप जाएंगे, वहां से नोट्स को डाउनलोड करके बच्चों आप प्रिंट कर लेंगे, और प्रिंट किया हुआ नोट्स पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बच्चों नंबर है हमारा, कहीं पर दिक्कत हो कोर्स खरीदने में 7700087945 पर आप कॉल करेंगे, या बच्चों दूसरा नंबर है 6203020598। आप एप्लीकेशन पर पेमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो इस नंबर पर भी आप पेमेंट इस नंबर पर कर सकते हैं, और बहुत अच्छे से आप नोट्स ले सकते हैं। तो जो भी नए छात्र हैं, आप लोगों से बच्चों मेरा कहना है कि आप नोट्स जरूर ले लीजिएगा, तब आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। किसी भी टीचर से पढ़िए तो उसका सब कुछ यूज कीजिए, तब समझ में आएगा। सिर्फ अलग अलग जगह पढ़ने से नहीं होता है बच्चों, एक जगह स्थिर होकर के आपको पढ़ना है। तो आप लोग वादा कीजिए कि गुरुजी हम आएंगे, वादा करो, सब लोग आओगे ना? सब लोग वादा करो। क्या बच्चों सारे ना, क्या आप 8:45 में आओगे? यस और नो, जल्दी बताओ। सब लोग आओगे ना? सब लोग आना बच्चों। चैप्टर नंबर दूसरा होगा 20 के दांत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी स्टूडेंट जो है कि नहीं छोड़िएगा, सब लोग जुड़िएगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। बाय। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्लास के बारे में कैसा लगा, लाइक वगैरह कीजिएगा, ठीक है। सब दोस्तों को बताइएगा क्लास के बारे में। बाय बच्चों, सब लोग जुड़िएगा, ठीक है। बाय।